नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट जुलाई में जो पेपर होने वाला है उसमें साइंस का सेकंड चैप्टर। ठीक है, चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर है हमारा मैटर। ठीक है, कि मैटर हमारे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या उनका नेचर है और किस बेस पे हम मैटर का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। देखिए, अगर हम देखें, जैसे हम कहते हैं मैटर या हमारा जिसको हम कहते हैं पदार्थ, ठीक है, तो पदार्थ एक दो कंडीशन होंगी इसके लिए। दो कंडीशन क्या होंगी? सबसे पहले मैटर का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसका क्या होगा, कुछ मास होगा जिसको हम कहेंगे द्रव्यमान, और दूसरा क्या होगा, वह कुछ क्या करेगा, कुछ स्पेस घेरेगा। ठीक है, तो मैटर हमारी हर वो चीज़ होगी जो जिसके अंदर कुछ मास होगा या द्रव्यमान होगा और जो कुछ जगह घेरेगी। तो ऐसी सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मैटर या पदार्थ कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो मैटर क्या होता है हमारा? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका क्या होगा, मास या द्रव्यमान, और एंड टेक अप दी स्पेस, और जो क्या करेगा, कुछ स्पेस घेरेगा। तो ऐसी सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पदार्थ। पदार्थ मतलब वह वस्तु जिसका कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और जो क्या करेगी, स्थान घेरती है। जिस चीज़ का कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ स्थान घेरेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर या पदार्थ। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कोई कुर्सी हो गई, मेज हो गई, टेबल हो गई, ये हमारा वाइट बोर्ड हो गया, तो ये सब क्या है, ये मैटर है। जैसे वुड हो गया, आयरन है, प्लास्टिक से बनी कोई चीज़ हो सकती है, वाटर है, ऑक्सीजन है, और हमारी इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो भी हम अपने आसपास में देखते हैं वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे मैटर के। ठीक है, अब यहाँ पे इसी चीज़ समझिए, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो देखा होगा आपने, अगर हॉस्पिटल वगैरह में कभी भी आप गए होंगे तो हॉस्पिटल में ये देखा होगा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिलते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर आपने देखे होंगे। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को हम किस में भर के रख रहे हैं, उस सिलेंडर के अंदर भर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन जो गैस है वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को, उसका कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, और दूसरा क्या होगा, वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगी। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ उसका द्रव्यमान होगा, ये कैसे है? इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि उन्होंने क्या लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जिसमें बीच में से एक मिड पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो बलून ले लिए हमने। ठीक है, इक्वल साइज के हैं, है ना, और इनमें इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में क्या है, हमने हवा भर दी। अब क्या करेंगे, जब देखेंगे कि दोनों का जो वजन है, दोनों का जो वेट है, ये बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, दोनों सेम स्टेज पे हैं। लेकिन अगर हम एक काम करें कि इससे, इस बलून के अंदर से हवा को निकाल दिया जाए या ये बलून फोड़ दिया जाए, तो देखेंगे कि ये बलून हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा और ये हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये तुरंत ये शो करता है एक्सपेरिमेंट कि जो भी हमारी गैसेज होंगी उनके अंदर भी क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होगा या मास होगा। ठीक, अब देखते हैं इसका हम पदार्थों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। देखिए, पदार्थों का जो वर्गीकरण होगा दो चीज़ों के आधार पे होगा। पहला होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, जिसको हम कहते हैं हमारा सॉलिड या जिसको हम कहेंगे ठोस। दूसरा होता है हमारा लिक्विड, जिसको हम कहते हैं हमारा लिक्विड क्या होता है हमारा, इसको कहते हैं द्रव्य। और गैस, ठीक है, गैस हमारी आप सभी जानते ही हैं। जैसे सॉलिड में क्या हो गया हमारा, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के। द्रव का एग्जाम्पल जैसे हमारा वाटर हो गया, जो पानी हम पीते हैं। ठीक है, उसके अलावा गैस जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये उनके फॉर्मूले हैं। जैसे O2 क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। N2 मतलब नाइट्रोजन का फॉर्मूला है। CO2 मतलब जैसे हमारा CO2 किसका है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का।
ठीक है। तो हमने क्या करा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने क्या करा, इनको हम महसूस करके छू के पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है। तो पहला वर्गीकरण हमारा किसके बेस पे है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम 3 चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, गैसेस की प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है, हमने दूसरा क्लासिफिकेशन करा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ होंगे जैसे एलिमेंट, तत्व, ठीक है। एलिमेंट में आपने सुना होगा जैसे कुछ मेटल्स होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं, कुछ मेटेलॉइड्स होते हैं। उसके अलावा कंपाउंड होंगे, जैसे वाटर है एक कंपाउंड है, CO2 एक कंपाउंड है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक कंपाउंड है। उसके अलावा होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पानी लिया, पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दी, तो ये सब किसका निर्माण करेंगे, मिक्सचर का निर्माण करेंगे। अब मिक्सचर भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे होमोजीनियस होते हैं और हेट्रोजीनियस होंगे, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे मिक्सचर में, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है और इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि जो हमारे जो भी हमारा मैटर होगा वो मैटर हमारा कैसा होगा, कि हमने देखा या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। एक हमने खास बात इनके बारे में ये देखी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा मैटर के अंदर, और वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। अगर इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। अब मैटर के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज जो होती है वो ये है, कहती है कि मैटर जो है हमारा वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होगा। जैसे मान लीजिए एक हमने क्या ले लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। अगर इसको भी देखेंगे तो ये क्या है, बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स से मिलके क्या बना होगा, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, मैटर। तो ये इसकी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने मेंशन किया, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो पदार्थ, अच्छा ये पदार्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पे ये समझते हैं कि जैसे एक नेक्स्ट स्लाइड में ही यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए इसको, कि इन्होंने कहा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग ए स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो भी पार्टिकल होंगे, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, उनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होगा। लेकिन इस खाली स्थान के बेसिस पे, इस खाली जगह के बेसिस पे ही उनकी प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होंगी। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सॉलिड का, यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो हैं देखेंगे आप बहुत पास पास में, बहुत कम जगह है। लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये थोड़ी दूर दूर हैं, इनके बीच में जो है खाली जगह बहुत ज़्यादा है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर हैं, इनके बारे में इनमें जो बीच में जो खाली जगह होगी, ब्लैंक स्पेस होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हो गई हमारी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स होंगे चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, उनके जो पार्टिकल्स है वो लगातार क्या कर सकते हैं, गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, उनमें वाइब्रेशंस होती रहती हैं। और वो किसके कारण से होते हैं, उनको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो जो गति के कारण ऊर्जा होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूअसली हमारे मूव करते रहते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सॉलिड जो होंगे उनमें कम स्पेस होगा तो मूवमेंट कम होगा, लिक्विड होंगे स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा मूवमेंट होगा, और गैसेस के पार्टिकल में जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा मूव करेंगे। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो एक दूसरे को वो खींचते रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे, तो उनमें क्या होगा, वो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर होगा। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि ठोस के पार्टिकल्स जो है वो पास पास में है, ठीक है। तो ठोस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, द्रव में थोड़ा कम हो जाएगा और गैसेस में बहुत कम हो जाएगा। जैसे देखिए ठोस के पार्टिकल क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे पास पास में है,
तो इसमें क्या होगी, फोर्स होगी हमारी मैक्सिमम। अगर हम लिक्विड की बात करें तो थोड़े पार्टिकल दूर हो गए तो यहाँ पे क्या होगी, इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। गैस के पार्टिकल मान लो इतनी दूर दूर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से बनता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या करें, अरेंज करें। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द्रव में उससे कम, और गैस में हमारा सबसे कम होगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, हमने देखा कि मैटर जो है हमारे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे तीन चीज़ों में रहते हैं, तीन अवस्था में रहेंगे, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं और हमारा गैस कहते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल के बेस पे है। जैसे कि हम अगर देखेंगे यहाँ पार्टिकल बिल्कुल पास पास में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, यहाँ पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो रहे हैं लिक्विड के केस में, द्रव के केस में, और गैसेस के केस में पार्टिकल क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर पाए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है, कंपैरिजन, जहां से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये है हमारी प्रॉपर्टी की गुण, कौन सा गुण है, दूसरा किसका है, ठोस का, तो उसके बाद द्रव का, और उसके बाद हमारा गैस का। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के कौन कौन से गुण हैं, वो कहाँ इंक्रीज होंगे, कहाँ घटेंगे, किसका सबसे कम होगा, किसका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा किसके बारे में, शेप के बारे में। शेप का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, कोई प्लास्टिक है, अगर उसको आप रखे हुए हैं, आपके पास में है, तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी जब तक आप उसमें खुद कोई बदलाव ना करना चाहें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, कांच का टुकड़ा ले लिया, अगर कांच के टुकड़े को हमने कहीं रखा हुआ है तो उसकी शेप एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर आप एक काम करें कि हथौड़ा लें, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी शेप क्या है, वो टूट जाएगी और शेप चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉलिड हमारे जब भी होंगे, इनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, या आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में देखिए कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में पानी है 1 लीटर, अब 1 लीटर पानी को अगर आप बोतल में कर दें, 1 लीटर पानी को आप बाल्टी में कर दें, 1 लीटर पानी को आप गिलास में कर दें, या किसी और बर्तन में करें, तो आप देखेंगे कि जिस बर्तन में आप द्रव को या लिक्विड को रखेंगे वो क्या करेगा, उसी की तरह अपनी शेप को बदल लेगा। तो इसका मतलब लिक्विड जो होते हैं उनका आकार हमारा निश्चित नहीं होता, वे जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखे जाएंगे वैसी ही शेप ले लेंगे। गैसेस के साथ में क्या है कि ये इनका भी आकार निश्चित नहीं होगा, ये जहाँ भी हैं जिस बर्तन में रखेंगे उसी के हिसाब से पूरे एनवायरनमेंट को घेर लेंगे या उसके आसपास की जगह को घेर लेंगे। लेकिन जैसे मानिए अगर कोई गैस है, अगर वो 1 लीटर के कंटेनर में 1 किलो के बर्तन में रखी हुई है तो 1 किलो की जगह घेरेगी। अगर उसी को आपने 5 लीटर के बर्तन में किसी में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो क्या करेगी, उस 5 लीटर के बर्तन को भी पूरी तरह से घेर लेगी, पार्टिकल थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा वॉल्यूम। ठीक है, पहला हमने पढ़ा शेप, दूसरा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ठोस का क्या है, सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा द्रव है, द्रव का भी आयतन निश्चित होगा। निश्चित का मतलब यह है कि अगर 1 लीटर पानी है, अगर आप उसको बोतल में कर लें चाहे उसको बाल्टी में कर लें, वो 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर उसको पानी से निकाल के पानी को अगर आपने बोतल से निकाल के बाल्टी में कर दिया तो 1 लीटर की जगह 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो गैसेस का आयतन हमारा निश्चित नहीं होगा, वॉल्यूम बिल्कुल भी निश्चित नहीं होगा। जिस बर्तन में रहेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे और उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेंगे। अगला चलते हैं हमारे कणों की दूरी। दूरी मतलब दूरी हमने देखा था सॉलिड के केस में जो पार्टिकल होंगे बिल्कुल एक दूसरे के पास पास होते हैं, चिपके हुए होंगे, तो मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कैसा होगा, बहुत कम। इनके बीच में कैसा होगा, मध्यम। मध्यम का मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा और गैसेस से थोड़ा कम। यहाँ पे दूरी कैसी होगी, बहुत अधिक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा इसके बारे में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप सिंपल ये समझिए कि अगर कोई भी 2 पार्टिकल बिल्कुल पास पास में है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैसेस में बिल्कुल कम होगा या बहुत कम होगा। तो आकर्षण बल यहाँ पे बहुत अधिक,
द्रव के केस में, लिक्विड के केस में मीडियम, और इसमें क्या होगा, बहुत कम होगा गैसेस में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कणों की गति। देखिए कणों की गति के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि उनमें क्या होगा, कणों की गति के लिए आपको खाली जगह चाहिए। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और पहले से जाम लगा हुआ है तो वहाँ पे आप मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, और अगर आप एक खुले मैदान में तो आप कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो सेम एग्जाम्पल है कि जब सॉलिड के केस में पार्टिकल पास पास में है ना, तो जब पार्टिकल पास पास में है तो उनको गति करने के लिए कम जगह मिलेगी, वो केवल क्या करेंगे, कंपन करेंगे। इसमें क्या है, कण फिसलते हैं, मूवमेंट करेंगे, और इनमें क्या है, बहुत तेजी के साथ गति करेंगे। बहुत तेजी के साथ गति करने का मतलब ये है कि इनमें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, उसके बाद में संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक फोम का टुकड़ा ले लिया, अगर उसको आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो वो दब जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी हमारा जो मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो दब जाता है या नहीं दबता है, उसी को उसकी क्या कहते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी। तो ठोस के केस में कंप्रेसिबिलिटी कैसी होगी, लगभग ना के बराबर होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, लिक्विड जो है बहुत कम संपीड़ित होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी, और गैसेस में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप एक एग्जांपल देखेंगे, आपके जो घरों में गैस आती है वो कौन सी होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसको क्या करा जाता है, सिलेंडर में भरा जाता है क्या, देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसके साथ में गैस भी कह रहे हैं हम, इसको द्रव भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि जब उसको आप, है तो वो गैस की फॉर्म में, लेकिन हम उसको क्या करते हैं कि उसमें हाई प्रेशर के साथ में और टेम्परेचर को कम करके सिलेंडर के अंदर भर देते हैं। जब हम सिलेंडर के अंदर भरेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड या द्रव के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये लिक्विड में चेंज हो गए तो इसका नाम अब क्या हो गया, एलपीजी, या हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गैसेस में जो होगी हमारी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो जब आप कंप्रेस करेंगे, उनको दबाएंगे, तो पार्टिकल पास पास में हो जाएंगे और उनकी हमारी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल चेंज हो जाएगी। गैस से वो लिक्विड में भी चेंज हो सकती हैं अगर उन पे प्रेशर ज़्यादा लगाया जाए। उसके बाद में आता है डेंसिटी। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये होता है इनका घनत्व या डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि डेंसिटी का मतलब ये हो किसी चीज़ का भारी होना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, आपने ले लिया रुई और आपने ले लिया आयरन। अगर दोनों को हम 1 किलो ही लेते हैं वजन के हिसाब से, या एक काम करते हैं हम सेम वॉल्यूम ले लेते हैं, है ना, मतलब 1 मीटर 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा, और 1 फुट चौड़ा 1 फुट लंबा हमने आयरन सेम ले लिया, तो आप देखेंगे कि आयरन में क्या होगा, ज़्यादा वजन होगा, ज़्यादा भारी होगा। तो जब वो ज़्यादा भारी होगा इसका मतलब उसमें जो घनत्व है या उसकी डेंसिटी है वो कैसी है, सबसे ज़्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी मीडियम और गैसेस की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये गैसेस जो हैं वो बहुत, थोड़ी सी जो गैस है वो बहुत बड़े भाग में क्या हो जाएगी, एरिया में फैल जाएगी, मतलब उसका वॉल्यूम कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। फिर आता है फ्लो। फ्लो मतलब बहना, मतलब जैसे पानी है, अगर आपने फर्श पे डाल दिया तो जिधर ढलान होगा वो पानी उधर बहना शुरू कर देगा। तो हम देखेंगे कि सॉलिड जो है वो कभी भी बहते नहीं हैं। अगर सॉलिड को आपने एक जगह रख दिया है तो वहीं रहेगा जब तक आप उस पर कोई भी फोर्स ना लगाएं, उसको उठा के इधर से उधर ना रखें, या कोई भी उस पर बल ना लगे। ये क्या करते हैं, लिक्विड हमारे बहेंगे बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह, आपने एक जगह डाला है तो वो बह के दूसरी जगह पहुँच जाएंगे। और गैसेस भी हमारी कैसी होती हैं, हमारी बहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल जाएंगी। अब आता है हमारा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में क्या होना, मिक्स हो जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉलिड के केस में क्या होगा, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, तो इसमें जो डिफ्यूज़न होगा बहुत धीमा होगा, बहुत कम होगा। डिफ्यूज़न द्रव के केस में मध्यम होगा, मिनिमम, है ना, और इनमें डिफ्यूज़न कैसा होगा, गैसेस के केस में क्या होगा, डिफ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में क्या है,
एयर है, एटमॉस्फेयर है ना। और अगर आप एक धूप बत्ती, अगरबत्ती को जला देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्मेल अगर आपने एक जगह छोड़ी है, एक जगह उसको जलाया है तो पूरे कमरे में फैल जाएगी इजीली। तो वो किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का ही है कि वो जो हमारी एयर है कमरे में पूरे में, उसमें जो मोमबत्ती सॉरी उसमें जो हमारी अगरबत्ती है, धूप बत्ती जो हमने जलाई है, उसकी जो स्मेल है, एसेंस है, वो क्या करेगी, पूरे उसमें डिफ्यूज हो गई या फैल गई। तो गैसेस में डिफ्यूजन जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गति के कारण गतिज ऊर्जा सॉलिड में क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, इसमें मीडियम होगी, और यहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी। ठीक है, उदाहरण हमने ले लिया, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, लिक्विड के पानी है, तेल है, दूध है, इसमें हो गई हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस हमारे जरूर पूछे जाते हैं। जब हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो पीवाईक्यू में इससे अलग अलग से क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे जो अगली क्लास आपकी होगी वो इसी चैप्टर के पीवाईक्यू की होगी स्पेशली, जिसमें हम इसके पीवाईक्यू करेंगे या प्रीवियस ईयर के बेस पे जो क्वेश्चन आया, जिस तरीके के इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो सबसे पहले हमने देखा मेल्टिंग या गलन। मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि देखिए ये है हमारा सॉलिड या जिसको हम कहते हैं ठोस। ठीक है, इसका हमने क्या किया, टेम्परेचर या तापमान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड या द्रव में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे, जिस तापमान पे ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ये द्रव में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, गलनांक बिंदु। यहां से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच सॉलिड, कौन चेंज हो रहा है, सॉलिड, किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, ऑन हीटिंग मतलब सॉलिड का लिक्विड में चेंज करेंगे, हीटिंग करके या हमारा टेम्परेचर को बढ़ा के। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है हमारे पास में, है ना, आइस को हम गर्म करें या सिंपल एक कमरे में रख दें, इन्वायरमेंट में रख दें, तो आइस हमारी किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज होएगी। यही हमारा क्या हो गया, इसका मेल्टिंग का एग्जाम्पल। इसके बाद में आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होगा, हमने लिया लिक्विड या जिसको हम कहते हैं द्रव, द्रव का क्या किया हमने, टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, देखिए लिक्विड है, जैसे पानी ले लिया हमने, एग्जाम्पल किसका ले लिया, वाटर का, H2O। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का। H2O मैंने इसलिए लिखा है तो ताकि हमें कुछ फॉर्मूले कम से कम याद हो जाए, कभी कभी पूछे जाते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा वाटर है, वाटर को हमने क्या करा, लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। उसके बाद में टेम्परेचर को हमने घटा दिया और ये किस में चेंज हो गया हमारा, आइस में या हमारा ठोस में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या जमना। सिंपल आपने देखा होगा कि आपने एक पानी भरा एक ट्रे में या किसी बर्तन में पानी भरा, उसको फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज के में, और वो जम के क्या बन जाएगा, हमारा आइस बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि सेम वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि एक बर्तन लिया, भगोना लिया, उसको हमने गैस जलाई, गैस के ऊपर रख दिया, तो कुछ देर बाद धीरे धीरे क्या होगा, पानी हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो उबलना शुरू हो जाएगा, जिसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या है हमारा, बॉइलिंग या उबाल। द प्रोसेस इन विच लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, इनटू गैस, या जिसको हम कहते हैं वेपर, या जिसको हम कह सकते हैं भाप में चेंज हो गया। ठीक है, तो लिक्विड हमारा किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है या वेपर में चेंज होता है। और इसमें जो टेम्परेचर होगा वो हर लिक्विड के लिए कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे वाटर के लिए ये टेम्परेचर कितना है हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर जो हमारा प्योर वाटर अगर होगा तो वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वो उबलना शुरू हो जाएगा। कुछ चेंजेस हो सकते हैं अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं
या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, कोई कंडीशन अगर चेंज हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है 100 डिग्री से ऊपर या 100 डिग्री से नीचे भी वाटर हमारा बॉईल करना शुरू कर देता है। लेकिन आमतौर पर एक सामान्य तौर पर अगर हम देखेंगे तो वाटर हमारा कहाँ बॉईल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आगे पढ़ते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास में गैस है, ठीक है, गैस में क्या होगा, इसको ठंडा करा और ठंडा करके हमारा किस में चेंज हो गई, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या हमारा संघनन कहते हैं। ठीक, अगला पढ़ते हैं हमारा वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी लिक्विड हमारा गैस में ही चेंज हो रहा है, लेकिन एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए हमने बॉइलिंग में क्या देखा कि लिक्विड था, और लिक्विड हमारे, जैसे हम देखेंगे बॉइलिंग, ठीक है, ये हमने क्या लिया, वाटर, और वाटर किस में चेंज हो रहा है, हमारा वेपर में, या हमारा भाप में चेंज हो रहा है। ठीक है, वाटर क्या है, भाप में चेंज हो रहा है, और ये जब भी होगा किस पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा वाटर के केस में। लेकिन अगर हम देखें वेपोराइजेशन, या जिसको हम कहते हैं हमारा वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण के केस में होगा, अब भी ये वाटर है, वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर की छत है, ठीक है, आपने छत पे क्या करा कि 2 गिलास पानी उस पे छत पे डाल दिया। आप देखेंगे कुछ देर बाद जो पानी है वो गायब हो जाएगा या वहां से हट जाएगा। तो पानी कहाँ गया, वो पानी हमारा किस में चेंज हो गया, वो हमारा वेपर्स में चेंज हो गया। ठीक है, वेपर्स में चेंज होने का मतलब क्या है कि वो पानी था हमारा, वो उसने क्या करा, आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसके जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो किस में चेंज हो गए, वेपर में। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो वेपर में चेंज होगा ये 100 डिग्री से बिलो होगा, ये 60 डिग्री पे भी होगा, ये 40 डिग्री पे भी होगा, 70 डिग्री पे भी होगा, 80 डिग्री पे भी होगा, लेकिन हमेशा टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है, तो वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारा लिक्विड हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में या हमारे गैस में चेंज हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट से कम रहेगा। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, देखिए नॉर्मली जो प्रोसेस है, जैसे हमारा कोई सॉलिड है, ठोस है, सॉलिड से क्या बनेगा हमारा, पहले लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से हमारा क्या बनेगा, गैस बनेगा। मतलब ये ठोस, ये द्रव, और ये हमारा गैस। ठीक है, लेकिन अगर ये जो सब्लिमेशन है ये एक स्पेशल प्रोसेस है, इसके अंदर होता क्या है कि हमारा ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये डायरेक्टली किस में चेंज होता है, हमारा गैस की फॉर्म में होता है। जैसे हम ले लें कैम्फर या कपूर, ठीक है, अगर हमने क्या ले लिया, कैम्फर ले लिया या कपूर ले लिया, तो कपूर के बारे में खास बात आपने ये देखी होगी, अगर आप इसको खुले में रखा छोड़ देंगे तो 1-2 दिन में क्या हो जाएगी, कपूर वहाँ से गायब हो जाएगी। तो गायब कहाँ हो गई कि जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास में कपूर या कैम्फर थी वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गई, गैस की फॉर्म में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, पहले सॉलिड बनेगा, फिर लिक्विड बनेगा, फिर गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्लिमेशन के या ऊर्ध्वपातन के केस में यहाँ पे होगा कि सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, हमारे गैस की फॉर्म में, ये डायरेक्टली। इसके एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, कैम्फर हो गया, नेपथिलीन बॉल, नेपथिलीन बॉल देखी होंगी जो घरों में कपड़ों वगैरह में रखने के लिए यूज़ करी जाती है। तो उनसे फ़ायदा क्या होता है, जैसे देखिए अगर नेपथिलीन बॉल सॉलिड से हमारी लिक्विड में बदलेंगी और गैस में, तो अगर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेज में जाएंगी तो जो लिक्विड में चेंज होंगी तो वो कपड़ों पे क्या करेंगी, कुछ निशान छोड़ जाएंगी। लेकिन जब ये सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो उनको हम रख देते हैं, वो कीड़ों से उनसे बचा के रखती हैं हमारे कपड़ों को, और उन पे कपड़ों पे कोई भी किसी तरीके का निशान वगैरह नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा, देखिए ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट। ठीक है,
ये क्या है हमारा लिक्विड, लिक्विड मतलब हमारा द्रव, ठीक है। ये क्या है हमारा ठोस, ठीक है। और ये है हमारा गैस, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड का इसको कहते हैं हम मेल्टिंग, ठीक है। सॉलिड का हमने टेम्परेचर क्या करा, बढ़ाया, और ये सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाया, ये किस में चेंज हो गया, वेपर में या भाप में, क्या बन गया हमारा, गैस बन गया, ठीक है। और सब्लिमेशन क्या है हमारा, सब्लिमेशन में हमने ये देखा था कि सॉलिड हमारा डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है, गैस की फॉर्म में चेंज हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा था कैम्फर और नेप्थलीन बॉल्स का। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम गैस को ठंडा करके कर देंगे तो ये डायरेक्टली अगर हमारा किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन। उसके बाद में गैस को और ठंडा करा, लिक्विड में चेंज हो गया, इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। और लिक्विड हमारा दोबारा से सॉलिड की फॉर्म में आ गया तो इसको क्या कहेंगे, हमारा सॉलिडिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि सॉलिड हमारा लिक्विड में, लिक्विड हमारा गैस में, और सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में, तीनों ही स्टेज में इंटर कन्वर्जन मतलब पॉसिबल है। आप सॉलिड लिक्विड गैस में भी चेंज कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में, और लिक्विड को दोबारा से सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के लिए, इवेपोरेशन से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, ये क्या होता है कि लिक्विड का किस में चेंज होना है, गैस में चेंज होना है। इसमें ये याद रखना है कि ये हमारा कब होगा, कि जब हमारा जो टेम्परेचर होगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बर्तन में भर के पानी को खुले में रख दिया तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो 1 दिन में, 2 दिन में उसमें पानी की जो क्वांटिटी है, पानी की जो मात्रा है वो लगातार घटती रहती है। तो पानी की मात्रा घटने का कारण ये है कि जैसे मान लीजिए ये बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या रख दिया, वाटर, ठीक है, या पानी रख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा। जैसे मान लीजिए आजकल गर्मियों का टाइम है, मान लो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर के जो पार्टिकल्स होंगे ये इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, इतना टेम्परेचर क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करेंगे। इन पार्टिकल्स के पास में कुछ एनर्जी आएगी और ये पार्टिकल्स टूट के इससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, या हमारे लिक्विड से किस में चेंज हो जाएंगे, भाप में चेंज हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारा इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम गीले कपड़ों को धूप में डाल देते हैं, वो सूख जाते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, इवेपोरेशन का। जैसे कि अगर हमें पसीने आ रहे हैं, हमारे कपड़े भीग गए, लेकिन जैसे ही क्या होगा, पसीने धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएंगे, ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा इवेपोरेशन का या वाष्पीकरण का। आगे बढ़ते हैं, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि इवेपोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं और क्या उनका इफेक्ट होता है। देखिए लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितने बड़े भाग में, कितने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, उसको कहते हैं उसका हमारा आयतन या सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन ये है हमारे पास में, इसके अंदर पानी रखा हुआ है, और एक बर्तन हमारे पास में ये है, इसके अंदर भी पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है ऊपर का ये कैसा है, कम है, और इसमें जो ये एरिया है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। तो इवेपोरेशन इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन इसमें हमारा कम होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया का डायरेक्टली रिलेशन है, जैसे सरफेस एरिया बढ़ाएंगे चीज़ें हमारी जल्दी से सूखना शुरू हो जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास में कपड़े हैं, गीले कपड़े हैं, अगर आप उनको इकट्ठा करके रख देंगे तो वो देर से सूखेंगे, अगर उनको फैला के आप रस्सी पे डाल देंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो सेम वही है कि सरफेस एरिया अगर हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, या आयतन हमारा सतह क्षेत्र ज़्यादा होगा सरफेस एरिया, तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और हमारा इवेपोरेशन या वाष्पीकरण भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन ज़्यादा। सिंपल समझ सकते हैं, सर्दियों में कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय लगेगा, सर्दी होगी, टेम्परेचर कम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा कपड़ों को सूखने में। गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कपड़े जल्दी से हमारे सूख जाएंगे। अगला पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए विंड स्पीड या हवा की गति। हवा की गति का मतलब ये होता है कि अगर हमारी हवा
बहुत तेज चल रही है, ठीक है, खुले में मान लीजिए आपने कपड़े डाल दिए, हवा तेज चल रही है, तो उसमें क्या होगा, हमारी जो इवेपोरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब विंड स्पीड, हवा की गति अगर हमारी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जिसका रिलेशन उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी। पहले समझते हैं ह्यूमिडिटी। मान लीजिए ये है हमारी एयर, ठीक है, ये है एक ए और ये है हमारा बी, दोनों ही एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि इस एयर के अंदर वाटर कंटेंट या वाटर ड्रॉपलेट हमारी कितनी है, उसको हम कहेंगे उसकी ह्यूमिडिटी। मान लीजिए यहाँ पे जो हमारी ह्यूमिडिटी है हमारी है 20% और यहाँ पे ह्यूमिडिटी है हमारी 40%। इसका मतलब यहाँ पे जो वाटर है वो कैसा है, कम है, और यहाँ पे जो वाटर है वो कैसा है, हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है, ज़्यादा है, ठीक। तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का मतलब सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि वाटर की एयर के अंदर वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा है उसकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वाटर कंटेंट कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी। अब इससे हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपने कपड़े सुखाने हैं, अगर गर्मी का मौसम है और दूसरा हमारा क्या है, बारिश का मौसम है, तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जो कपड़े होंगे वो काफ़ी देर से सूखेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है मतलब आर्द्रता वो कैसी है, हमारी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो कपड़ों में कैसी, इन्वायरमेंट में कैसी है, एयर में ज़्यादा है। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ह्यूमिडिटी और हमारा इवेपोरेशन में जो रिलेशन है वो कैसा है, उल्टा है। देखिए अगर हमारी ह्यूमिडिटी या जिसको हम कहते हैं आर्द्रता, अगर ये आर्द्रता ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा इवेपोरेशन कम, ठीक है, ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन ज़्यादा, बस यही समझना है इसमें। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। जैसे कि मान लीजिए ये गैस है, इस गैस के हमने प्रेशर या दाब को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये गैस हमारी किस में चेंज हो जाएंगी, लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। क्यों होगा, देखिए जैसे कि ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, हमारी गैस इसमें पूरे में फैली हुई है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, देखिए देखिए ये एक है हमारा कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं, दबाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करा हमने, नीचे की तरफ प्रेशर लगाना या दबाव लगाना शुरू करा। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल है अगर मान लो यहाँ पे ये आ गया तो ये पार्टिकल अब कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये पास पास में आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम टेम्परेचर को या दबाव को बहुत ज़्यादा कर दें और टेम्परेचर को भी कम कर देते हैं तो दोनों कंडीशन मिलके हमारी क्या बन जाती है, हमारा जो गैस होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर हो गया, सिरिंज प्रेसिंग एयर, ठीक है, सिरिंज के अंदर जो एयर होती है, ठीक है। गैस में भी क्या होगा, यहाँ पे होती है गैस, उसमें हमने क्या करा, प्रेशर को या दाब को बढ़ा दिया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, कम, तो ये किस में चेंज हो गई, हमारी लिक्विड में। एग्जाम्पल क्या है इसका, एलपीजी। जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर आते हैं उनमें क्या घरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो ज़्यादा प्रेशर के साथ में हम क्या करते हैं, उस सिलेंडर के अंदर गैस को भरेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और जब हम उसको दोबारा से यूज़ करेंगे तो जैसे ही हम गैस ऑन करेंगे उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और दोबारा से किस में चेंज हो जाएगी, हमारी गैस में चेंज हो जाएगी। डिक्रीज इन प्रेशर,
डिक्रीज इन प्रेशर से क्या होगा, सेम केस वही है कि अब लिक्विड में, गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया, प्रेशर को जैसे रिलीज करेंगे तो पार्टिकल दोबारा से फैलना शुरू होंगे, वो दोबारा से किस फॉर्म में आ जाएगी, हमारी गैस की फॉर्म में आ जाएगी। अब देते हैं व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, पहला है स्वेट कूल्स आवर बॉडी। ठीक है, जैसे हमें पसीना आता है, देखिए पसीना आना जो है हमारी बॉडी के लिए एक क्या है, एक तरीके का हमारी बॉडी को बचाता है गर्मी से। गर्मी से कैसे बचाता है कि जैसे ही आप गर्मी में कहीं जाएंगे आपको पसीना आएगा, पसीना आने के साथ में क्या होगा, जो आपकी ग्लैंड्स हैं स्किन पे उनसे क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, है ना, पसीने के रूप में। तो ये पानी क्या करेगा, जब इसको इन्वायरमेंट से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये पानी किस में चेंज हो जाएगा, हमारा ये जो हमारा वाटर है स्किन के ऊपर, ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा वेपर में चेंज हो जाएगा। और जब ये वेपर में या भाप में चेंज होगा तो ये आसपास से एनर्जी लेगा। एनर्जी कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक कूलिंग इफेक्ट देगा। आपने देखा होगा अगर पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है, आप तुरंत किसी पंखे के नीचे या कहीं खड़े हो जाएंगे या हवा कहीं चलेगी तो आपको ठंडा फील होगा। ठंडा फील होने का कारण ये है कि हमारा इसमें इवेपोरेशन है, और इवेपोरेशन क्या करता है, आसपास की इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमेशा क्या करेगा, कूलिंग कॉज करेगा। अर्दन पॉट, अर्दन पॉट मतलब एक मटका है, जैसे ये मटका है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस पे होते हैं छोटे छोटे छेद, जिनसे पानी क्या होगा, इनकी सरफेस पे आएगा और इनकी सरफेस पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा या वाष्पीकरण होगा। ठीक है, और ये वाष्पीकरण क्या करेगा, हमारा ठंडक कॉज करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, मटके के अंदर जो पानी रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अब लास्ट स्लाइड पढ़ते हैं इसकी। डेजर्ट कूलर वर्क ऑन इवेपोरेशन। डेजर्ट कूलर मतलब जो घरों में हमारे कूलर होते हैं, ठीक है, ये जो कूलर किसके ऊपर काम करते हैं, हमारे इनमें भी क्या होता है, आप पानी भरते हैं, है ना, उसके अंदर एक घास लगी होती है, उस घास के ऊपर पानी पड़ता है और उसकी वजह से क्या होगा, वो आसपास के एनवायरनमेंट को क्या कर देता है, कूल कर देता है, या पानी का इवेपोरेशन होता है। तो पानी क्या होगा, वहाँ भी इवेपोरेशन होगा और पानी कैसा हो जाएगा, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट हमारा ठंडा हो जाएगा या कूल हो जाएगा। उसके बाद में आता है एल्कोहल, परफ्यूम। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ हमारे होते हैं जैसे थिनर होता है ना, या पेट्रोल होगा, अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपके हाथ को क्या होगा, कुछ ठंडा ठंडा महसूस होगा। ठंडा इसलिए महसूस होगा क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इवेपोरेशन या हमारा वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण कैसे, जैसे मान लीजिए थिनर आपके हाथ पे पड़ा तो वो क्या करेगा, आपका हाथ में थोड़ा एनर्जी है, आपके हाथ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी करके वो लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, तुरंत हमारा गैस की फॉर्म में। और जो एनर्जी उसने हाथ से एब्जॉर्ब करी है तो हाथ कैसा होगा, आपको ठंडा फील होगा। एक और आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे गर्मियों के टाइम में हम क्या करते हैं कि छत पे या गली में या आसपास में क्या करते हैं, हम पानी डालते हैं। तो वो पानी भी डालने का कारण क्या है कि दिन के समय में टेम्परेचर जो है धूप की वजह से वो बढ़ जाता है। जब आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी डालने के कारण क्या होगा, पानी आसपास की उससे इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा और पानी वो किस में चेंज हो जाएगा, भाप में। और जब वो भाप में चेंज होगा तो आसपास के एरिया में क्या करेगा, वो कूलिंग कॉज करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा मैटर के बारे में। मैटर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमारा हमने सॉलिड पहले ये देखा कि मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसा क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। और हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कैसा होगा, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गए, मिक्सचर हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए, तो ये हमारा केमिकल। ठीक है, तो उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड जो है, लिक्विड हैं, गैस हैं। सॉलिड में पार्टिकल पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि कंप्रेसिबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा।
ठीक। उसके बाद में हमने पढ़े हमारा जैसे बॉइलिंग क्या होती है, मेल्टिंग क्या होती है। बॉइलिंग मतलब पानी का भाप में बदलना, मेल्टिंग क्या होती है सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जा। इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है कि बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। जैसे वाटर अगर कभी भी हमारा बॉयल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, उससे नीचे पानी बॉयल नहीं हो सकता। लेकिन इवेपोरेशन क्या होगा, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब 100 डिग्री से कम पे वाटर हमारा इवेपोरेट होगा, लिक्विड से हमारा भाप में चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, वो 50 डिग्री पे भी हो सकता है, वो 40 डिग्री पे हो सकता है, 30 डिग्री पे भी हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का कि जैसे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर अगर तापमान ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी के साथ में उल्टा रिएक्शन है, उल्टा रिलेशन है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, एयर में हमारा अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी हमारा इवेपोरेशन कैसा होगा, कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है इवेपोरेशन कम, अगर ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन ज़्यादा। विंड स्पीड के साथ भी क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। विंड स्पीड ज़्यादा होगी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जैसे कपड़े ज़्यादा सूखेंगे अगर हवा में सूखे हुए हैं, और अगर हमारा विंड स्पीड कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा इसके बारे में कि हमारा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन को, कुछ डेली लाइफ एग्जांपल देखे इवेपोरेशन के कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज क्यों करता है। जैसे हम मटके में पानी रखते हैं, वो इवेपोरेशन के कारण ही ठंडा हो जाता है। अगर आपके हाथ पे कोई भी पेट्रोल या थिनर कुछ ऐसा गिर जाता है तो वो भी इवेपोरेशन के कारण आपके हाथ पे क्या करता है, कूलिंग कॉज करता है। गर्मियों के टाइम में हम छत में या सड़क पे आसपास में गली में कहीं भी पानी डालते हैं, जो पानी हम डाल रहे हैं वो भी क्या करता है, इवेपोरेशन कॉज करेगा या कूलिंग कॉज करेगा। ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी इसके बारे में। ठीक है। ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। ठीक है। आरोहन टैट है जिसमें हम आप इसमें साइंस के सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, यूपी टैट पेपर 2 के बारे में। ठीक है। आज हमने करा है मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके नेचर के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, इनके बारे में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से आए हुए हैं उसके बेस पे हम क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।